हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आप ये एमपी बोर्ड से हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि अंग्रेजों ने भारत में सती का अंत करने का कानून बनाया, कब बनाया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1820 में, नेक्स्ट है 1830। इसके बाद गाइस आपका थर्ड नंबर पर ऑप्शन है 1829 और गाइस इसके बाद फोर्थ नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 1840। आपको क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो बताना है कि तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1829 में अंग्रेज़ों ने भारत में सती का अंत होने का कानून बनाया, सती का अंत होने का कानून बनाया। नेक्स्ट है कि कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई, तो कृष्ण देव राय की मृत्यु कब हुई। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है 1529, नेक्स्ट है 1565 और इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 1530 एंड गाइस इसके बाद फोर्थ नंबर पर है 1542। आपको बताना है कि कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर 1529 जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट है या फिर रॉन्ग है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई थी। इसी तरह से नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती है कैसे, बाएं से दाएं या फिर सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है दाएं से बाएं। नेक्स्ट है कि ऊपर से नीचे और इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कोई भी नहीं। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं ऑप्शन आपका गलत है। ऊपर से नीचे ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका रॉन्ग है और इसके बाद दिया गया है ऑप्शन आपका दाएं से बाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है दाएं से बाएं यही ऑप्शन हो जाएगा राइट। बाएं से दाएं रॉन्ग है, दाएं से बाएं राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके गाइस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि ग्रिड पद्धति क्या होती है। आप लिखोगे कि ग्रिड पद्धति यानी समांतर रेखाओं का एक ऐसा नेटवर्क है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इसके बाद आप लिखोगे कि जिससे वर्गों का एक पैटर्न बनता है। यह पद्धति शहरों की योजना, ड्राइंग और गुणन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला था कि ग्रिड पद्धति क्या होती है। तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे कि ग्रिड पद्धति समांतर रेखाओं का एक ऐसा नेटवर्क है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जिससे वर्गों का एक पैटर्न बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। तो आप हेडिंग डालोगे हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची। फर्स्ट यहाँ पर मिट्टी यानी क्ले, सेकंड आपको लिखना है सोने की धातु यानी गोल्ड, थर्ड आप लिखोगे चांदी की धातु यानी सिल्वर, नेक्स्ट आपको लिखना है पीतल की धातु यानी ब्रांज, नेक्स्ट लिखोगे 5 मेटल्स यानी पंचलोह, अगला है कांस्य यानी कॉपर और 7 नंबर पर है लोहा यानी आयरन, आठवां आप यहाँ पर लिखोगे ग्लास और यहाँ पर नमा आपको लिखना है तांबा यानी ब्रांस और इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर पर आप लिखोगे सीसी। ठीक है, इसकी सूची। इसके बाद यहाँ पर आपको एक हेडिंग डालनी है कि आप हेडिंग डालोगे कि इसकी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन, उसको देखिए। आप लिखोगे हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की प्रक्रिया एक सटीक और कुशलतापूर्वक कार्य होती है। सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया से मनके बनाए जाते हैं और इसकी विधि क्या है उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो हेडिंग आपको डालें कि एक प्रकार का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का भी साथ में वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर सूची आप देख चुके हो।
अब उसका वर्णन देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखोगे कि मुखरित मिट्टी का चयन। इसमें आपको लिखना है कि सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी का चयन किया जाता है जिसमें क्ले उपस्थित रहता है। सेकेंड आप डालोगे हेडिंग मिट्टी को साफ करना। इसमें आप लिखोगे कि चयनित मिट्टी को अशुद्धियों से बचाने के लिए साफ किया जाता है। थर्ड आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है रेखाएं खींचना, और इसमें आप लिखोगे कि मिट्टी को संरेखित धातु या संगमरमर से उत्तोलित करके उसमें विभिन्न आकारों की रेखाएं खींची जाती हैं जिससे मनका का निर्माण हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे मोल्डिंग, और इसमें लिखोगे कि मनके की आकृति या मोल्ड को बनाने के लिए खींची गई रेखाओं का उपयोग किया जाता है। मिट्टी को मोल्ड में रखा जाता है और उसकी आकृति के अनुसार मनका बन जाता है। पांचवा यहाँ पर आपको डालना है सजावट, और इसमें आप लिखोगे कि मनके को और आकर्षक बनाने के लिए उसे खुदाई गई रेखाओं से सजाया जाता था और सुंदर आकृति को प्राप्त किया जाता था। सीसी का उपयोग, इसमें आप लिखोगे कुछ मनके में सीसी का उपयोग भी होता था ताकि उनमें रंगीन या सोने चांदी की धातु का उपयोग किया जा सके और उन्हें आकर्षक बनाया जा सके। इसके बाद आप लिखोगे कि इस प्रक्रिया के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोग मनके बनाकर उन्हें समर्पित संग्रहालयों, पूजा स्थलों और घरों में उपयोग करते थे। ठीक है, और इतना यहाँ पर लिखने के बाद आपको लिखना है कि ये मनके उनकी कला, संस्कृति और शौक का प्रतीक भी होते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपने देख लिया। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस क्या है और कहाँ मिलते हैं। आप लिखोगे फ्रांसे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है मंगेतर या वादा किया हुआ व्यक्ति। यह शब्द आमतौर पर एक पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है जो शादी करने के लिए वचनबद्ध होता है। इसके बारे में आप लिखोगे, इसके बारे में कुछ और व्युत्पत्ति में लिखोगे फ्रांसे शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द के फ्रांस से हुई है जिसका अर्थ है वचन उपयोग, वचन। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी उपयोग। इसमें लिखोगे यह शब्द आमतौर पर शादी से पहले के रिश्ते को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है लिंग भेद। इसमें आप लिखोगे फ्रांसे शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर पुरुष के लिए किया जाता है जबकि महिला के लिए फ्रांसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फ्रांस क्या है और यह कहाँ मिलते हैं। तो ये इसका जो यहाँ पर आपने आंसर क्या देखा कि फ्रांसे क्या है। ठीक है, तो फ्रांसे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है मंगेतर या वादा। तो इसको ये जो यहाँ पर वर्ड है इसका आंसर आपने यहाँ पर देखा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, इसकी एक सूची बनाइए। आप लिखोगे हड़प्पा के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। वह लोग अनाज के रूप में गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों से बना पकवान खाते थे। वह फल, दूध, मांस और मछलियां भी खाते थे। क्या पूछा गया कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, इसकी सूची आप लिखोगे। हड़प्पा के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। वह लोग अनाज के रूप में, अब इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे अनाज के रूप में गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों से बना पकवान खाते थे। इसके बाद आपको इधर लिस्ट बनानी है कि वह फल, दूध, मांस और मछलियां भी खाते थे। यानी हड़प्पा के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, वो सर्वाहारी थे। और इसकी सूची अगर आती है तो इस तरह से आप वहाँ पर बनाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इब्न बतूता द्वारा पान और सुपारी का वर्णन कीजिए। हेडिंग आपको डाली है पान की पत्ती। इसमें आप लिखोगे इब्न बतूता ने पान की पत्ती को अंगूर लता की तरह उगाए जाने वाले एक पौधे की पत्ती के रूप में वर्णित किया है। इसके बाद आप लिखोगे जिसका उपयोग केवल पत्तियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डाली है सुपारी,
और इसमें आप लिखोगे पान के साथ सुपारी का भी उल्लेख किया गया है, जिसे वे जायफल की तरह मानते थे, जिसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पान की पत्ती के साथ चबाया जाता था। तो क्या क्वेश्चन है कि इब्न बतूता द्वारा पान और सुपारी का वर्णन कीजिए। तो पान की पत्ती पहले आपको इस तरह से लिखना है और सेकंड हेडिंग आपको क्या डालनी है, सेकंड हेडिंग आप डालोगे सुपारी, और सुपारी हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि पान के साथ सुपारी का भी उल्लेख किया जाता है। इसी के साथ इस क्वेश्चन में थोड़ा और भी देख लीजिए इसका आंसर। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि इब्न बतूता द्वारा पान का विवरण दिया गया। तो आप लिखोगे यात्रा वृत्तांत में कि इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि जो उनकी यात्रा वृत्तांत रिहला में पाई जाती है। ठीक है, एंड में आपको ये लिखना है कि इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जो उनकी यात्रा वृत्तांत यानी रिहला में पाई जा सकती है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि खानकाह से क्या आशय है। आप लिखोगी खानकाह का मतलब है मुस्लिम साधुओं या धर्म शिक्षकों का रहने का स्थान या मठ। खानकाह को धर्मशाला, लॉज, सामुदायिक केंद्र या सूफियों द्वारा संचालित धर्मशाला के रूप में भी जाना जाता है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे कि खानकाहों में सूफी संत अक्सर रहते हैं। तो खानकाह से क्या आशय है, क्या लिखोगे कि खानकाह का मतलब है मुस्लिम साधुओं या धर्म शिक्षकों का रहने का स्थान या मठ। ठीक है, खानकाह को धर्मशाला, लॉज, सामुदायिक केंद्र या सूफियों द्वारा संचालित धर्मशाला के रूप में जाना जाता है। खानकाहों में सूफी संत अक्सर रहते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डाली है खानकाह के बारे में ज़रूरी बातें। इसमें आप लिखोगे कि खानकाहों में सूफी गुरु अपनी सभाएं करते थे। खानकाहों में सभी तरह के भक्त आते थे, जैसे कि राजघराने और कुलीन वर्ग के सदस्य, आम लोग, शालिक, सूफी यात्री और इस्लामी छात्र। इसके बाद आप लिखोगे कि खानकाहों में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाती थी। खानकाहों में लंगर खाना थे जो गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराते थे। क्लियर? तो खानकाह से क्या आशय है, इसको यहाँ पर आपने अच्छे से समझ लिया। अगला क्वेश्चन है कि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या थी। आप लिखोगी कि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपराएं भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा की प्रमुख भक्ति आंदोलन शाखाएं थीं। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे इन दोनों परंपराओं में ईश्वर को मानने का तरीका अलग अलग था। अब क्या था, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे सगुण भक्ति परंपरा, और इसमें आपको क्या क्या लिखना है कि इस परंपरा में ईश्वर को एक अलग सत्ता के रूप में माना जाता है। सगुण भक्ति में ईश्वर को गुणों और रूपों में सुशोभित माना जाता है। सगुण भक्ति में ईश्वर को विभिन्न देवताओं के रूप में माना जाता है, जिस तरह से हम लोग मानते हैं। इस परंपरा में विष्णु या उनके अवतार जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा की जाती है। सगुण भक्ति में देवी देवताओं की अवधारणा मानव रूपी रूपों में की जाती है। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा और लिखना है कि सगुण भक्ति में प्रभु के अवतारों को मानना होता है। सगुण भक्ति में अनुशासित अभ्यास के जरिए ईश्वर की पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है। आप लिखोगी कि इस परंपरा में ईश्वर और स्वयं को एक में मिला दिया जाता है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना जाता है।
निगुण भक्ति में ईश्वर को अनादि और अनंत माना जाता है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को कण कण में व्याप्त माना जाता है। तो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा क्या थी आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थी। आप हेडिंग डालोगे विजयनगर साम्राज्य में नायक अमर नायक स्थानीय सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राजा द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे, जो किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलते थे और अपनी सेना के लिए धन जुटाते थे। इसके बाद आप लिखोगे कि अमर नायक क्या थे। इनके बारे में आपको लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक स्थानीय सैन्य प्रमुख थे, जिन्हें राजा द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे। उनकी भूमिका अमर नायक क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और अन्य बकाया वसूलते थे। इसके बाद आपको हेडिंग डाली है राजस्व का उपयोग। राजस्व का उपयोग हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि अमर नायक राजस्व का एक हिस्सा व्यक्तिगत उपयोग के लिए और एक निश्चित संख्या में हाथियों और घोड़ों को बनाए रखने के लिए उपयोग करते थे। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है प्रशासनिक ढांचा। इसमें आप लिखोगे कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अगला क्वेश्चन है हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं बताइए। आप पहले हेडिंग डालोगे हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद आप लिखोगे हजारा राम मंदिर हम्पी में स्थित एक छोटा लेकिन सुंदर मंदिर है, जो विजयनगर के राजाओं का निजी मंदिर था और रामायण की कहानियों को दर्शाने वाले सुंदर अवशेषों और पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हजारा राम मंदिर की 2 मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। आप लिखोगे कि रामायण की कहानियों को दर्शाने वाले पैनल, मंदिर की दीवारों पर रामायण के विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाले सुंदर और जटिल पैनल हैं। विजयनगर शैली की वास्तुकला, इसमें आप लिखोगे कि मंदिर विजयनगर शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि जिसमें चमकदार भित्ति चित्र और नक्काशीदार नक्काशी शामिल है। तो हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं यहाँ पर आपने देख ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सूर्यास्त कानून क्या था। आप लिखोगे सूर्यास्त कानून 1794 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था, जिसके अनुसार जमींदार को एक निर्धारित समय तक भू राजस्व की राशि जमा करनी होती थी। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है अन्यथा उनकी जमीन नीलाम हो जाती थी। सूर्यास्त कानून क्या है एक बार दोबारा से समझिए। आप लिखोगे कि सूर्यास्त कानून 1794 में ईस्ट इंडिया कंपनी में लागू किया गया था और जिसके अनुसार जमींदार को एक निर्धारित समय तक भू राजस्व की राशि जमा करनी होती थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह क्या है। सबसे पहले आप लिखोगे अंतर्विवाह, आप लिखोगे अपने ही समूह में विवाह करना होता है और बहिर्विवाह में आप लिखोगे कि अपने समूह से बाहर विवाह करना होता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह से जुड़े 2 नियम हैं, तो उसके नियम क्या हैं और अंतर्विवाह और बहिर्विवाह की विशेषताएं क्या है, इस पर पूरा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा आपने समझ लिया कि अंतर्विवाह अपने ही समूह विवाह करना और बहिर्विवाह अपने समूह से बाहर विवाह करना, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि अंतर्विवाह में विवाह के लिए साथी उसी सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से चुना जाता है। अंतर्विवाह की प्रथा अभिजात वर्ग, धार्मिक समूहों, जातीय समूहों और सामाजिक वर्गों में आम रही है। अंतर्विवाह की प्रथा समूह की समावेशता को सुरक्षित और बनाए रखने के लिए अपनाई जाती है। अंतर्विवाह की प्रथा समूह की परंपराओं के प्रति विश्वास और पालन को दिखाती है।
तो यहाँ पर अंतर्विवाह के बारे में देखा। अब यहाँ पर देखेंगे बहिर्विवाह की विशेषताएं। पहले हेडिंग डालोगी, फिर आप लिखोगी कि इसके बाद आप लिखोगे कि बहिर्विवाह में विवाह के लिए साथी समूह के बाहर से चुना जाता है। बहिर्विवाह आमतौर पर सांस्कृतिक विश्वास के हिस्से के रूप में मजबूर नहीं किया जाता। बहिर्विवाह विवाह के लिए एक तेजी से आधुनिक मानक के रूप में देखा जा सकता है। बहिर्विवाह के परिणाम स्वरूप एक बड़ा जीन पूल और जीनों के व्यापक विविधता होती है। इसके बाद यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा और देखिए। आप लिखोगी कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के उदाहरण, इसमें आपको लिखना है कि ऐतिहासिक शाही परिवारों में अंतर्विवाह की प्रथा थी। यहूदी धर्म में अंतर्विवाह की प्रथा है। इसके बाद आप लिखोगी कि भारत के सेंट थॉमस ईसाई समुदाय में अंतर्विवाह की प्रथा है। क्वेश्चन है कि जीतल किस धातु का बना हुआ हिस्सा होता है। ऑप्शन यहाँ पर है सोना, नेक्स्ट है चांदी, नेक्स्ट है लोहा, नेक्स्ट है तांबा। तो जीतल किस धातु का बना होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो यहाँ पर पहले गाइस हम ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अबुल फजल, नेक्स्ट है अमीर खुसरो, इसके बाद थर्ड नंबर पर है अकबर और नेक्स्ट है अल वरुणी। तो आपको बताना है कि अकबरनामा की जो रचना है वो किसने की। तो अबुल फजल यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हैं, तो ये यहाँ पर राइट होंगे या फिर रॉन्ग, आपको बताना है। अमीर खुसरो, ये यहाँ पर राइट है या फिर रॉन्ग। तो राइट ऑप्शन में कौन है, अबुल फजल अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पर है अकबर, नेक्स्ट है जहांगीर, नेक्स्ट है शाहजहां और 4 नंबर पर है औरंगजेब। तो आपको बताना है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। ठीक है, और मुगल सम्राट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इनमें यहाँ पर गाइस आपको बताना है कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर अकबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर हो जाएंगे अकबर। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था। शासक के रूप में इनका कार्यकाल कितना था, 1556। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट नंबर पर है 1556 से 1605। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1522 से 1655। नेक्स्ट है 1522 से 1658 और इसी तरह से 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है 1522 से 56। आपको बताना है कि अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन गाइस से यहाँ पर आपने देख लिए। तो राइट ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर पर आपको दिया गया है यही यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है जैसे मेरठ, नेक्स्ट है झांसी से, नेक्स्ट है लखनऊ से और इसी तरह से यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है कानपुर से। आपको बताना है 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरठ से। ठीक है, इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। बनावली, कालीबंगा में या फिर हड़प्पा और यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है कि मोड़ा। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, कहाँ मिले थे। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर पर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिला है बनावली।
सेकंड नंबर पर है कालीबंगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सांची की खोज कब हुई। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सांची की खोज कब हुई। जो आपके एक शब्द में जो आंसर देने के लिए क्वेश्चन आते हैं उनको देख लीजिए। तो सांची की खोज कब हुई थी? 1818 में। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। तो कौन मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है? यहाँ पर दिया गया है आंसर एमपी। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। याद रखना है क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल बर्नी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप लिखोगे कि अल बर्नी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज में सन 963 में हुआ था। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। इसके बाद आप लिखोगे कि वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन कार्य किया था। तो अलवर्णी का जन्म कहाँ और कब हुआ, अलवर्णी कौन था, तो उसके बारे में भी आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या है, सन क्या है 973, तो सारा कुछ आपने समझ लिया। नेक्स्ट है कि फ्रांसवा वर्नियर कौन था। तो आप लिखोगे कि फ्रांसवा वर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। फ्रांसीसी चिकित्सक, यात्री और इतिहासकार थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भारत के मुगल साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया था। तो एक शब्द में क्वेश्चन यहाँ आपका पूछा जाता है तो सही से यहाँ पर आप इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? 1620 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1688 में। तो फ्रांसवा वर्नियर कौन था? तो आपने देख लिया कि एक फ्रांसीसी चिकित्सक, यात्री और इतिहासकार थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अलवर्णी को किन भाषाओं का ज्ञान था। आप लिखोगे कि अलवर्णी की रचनाएं अरबी भाषा में हैं पर उन्हें अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा 3 और भाषाओं का ज्ञान था। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? फर्स्ट सीरियाई, नेक्स्ट संस्कृत और नेक्स्ट यूनानी। तो अलवर्णी कौन? अलवर्णी को किन भाषाओं का ज्ञान था? तो किस तरह से आप आंसर लिखोगे कि अलवर्णी की रचनाएं अरबी भाषा में हैं पर उसे अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा 3 और भाषाओं का ज्ञान था। और वो 3 भाषाएं हैं सीरियाई, संस्कृत और नेक्स्ट यहाँ पर आपकी हो जाएगी यूनानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सराफ किसे कहते हैं। आप लिखोगे कि मुद्रा के फेर बदल करने वाले को सराफ कहते हैं। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। तो क्या लिखना है आपको? मुद्रा के फेर बदल करने वाले को सराफ कहते हैं। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देती है। इतना आपको ध्यान रखना है कि पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देती है और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा था। आप लिखोगे
कि फ्रांसवा वर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर इसलिए कहा क्योंकि ये शहर शाही दरबार के आने जाने पर निर्भर थे। बर्नियर ने इन शहरों को कैंप टाउन भी कहा था। बर्नियर के मुताबिक ये शहर तब अस्तित्व में आते थे और ख़त्म हो जाते थे जब शाही दरबार आता और चला जाता था। इसके बाद आप लिखोगे कि इसलिए ये शहर शिविर नगर कहलाते हैं। और इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है कि बर्नियर के मुगलकालीन शहरों के बारे में कुछ और बातें। तो क्वेश्चन क्या है कि बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा था। तो चलिए गाइस, इसका आंसर थोड़ा हम विस्तृत में देखते हैं, पूरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखोगे कि बर्नियर ने शहरों और प्रांतों का वर्णन अपने ग्रंथ में रोचक तरीके से किया था। उन्होंने इन क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी टिप्पणी की थी। बर्नियर को चरित्र चित्रण में महारत हासिल थी। उन्होंने तत्कालीन समय के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चरित्रों को सजीव तरीके से चित्रित किया था। बर्नियर ने कृषकों की स्थिति को राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़कर देखा था। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि बर्नियर ने कश्मीर के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन किया था। तो बर्नियर के मुगलकालीन शहरों को शिविर क्यों कहा जाता है, इसको भी यहाँ पर आपने देख लिया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट है कि डलहौजी की हड़प नीति। इसी तरह से गैस यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजों की धार्मिक नीति। और यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है बलपूर्वक धर्म परिवर्तन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है जमा। नेक्स्ट ऑप्शन है जिन्स। इसी तरह से थर्ड नंबर पर ऑप्शन है हासिल। और इसी तरह से नेक्स्ट है नगद। तो भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जमा। यानी यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है यही ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि विष्णु भक्ति संत क्या कहलाते थे। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट दिया गया है कि अलवार। नेक्स्ट है नयनार। इसी तरह से थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है कि वीरशैव। और इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिला है जिम्मी। आपको बताना है कि विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे। जिम्मी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। वीरशैव भी आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। नयनार भी आपका रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अलवार विष्णु भक्ति संत कहलाते थे। ठीक है, इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। कब निकाला, 1848 ईस्वी में, सॉरी 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1828। तो आपको बताना है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। तो उन्होंने निकाला था 1838 ईस्वी में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं गाइस, दिया गया है कि भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर गाइस फर्स्ट नंबर पर है विष्णु। नेक्स्ट है शिव। और थर्ड नंबर पर है इंद्र। 4 नंबर पर दिए गए हैं गणेश। तो भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के एक रूप में माने जाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ माने जाते हैं विष्णु के रूप में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या फिर नीचे से ऊपर। ऊपर से नीचे ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन है। इसी तरह से ऑप्शन है कि बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं भी गाइस आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दाएं से बाएं, ये आपका राइट ऑप्शन है। नीचे से ऊपर ये भी गलत है, तो दाएं से बाएं हड़प्पा लिपि लिखी जाती है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें कि संविधान सभा में प्रस्ताव में किन उद्देश्यों पर जोर दिया गया था। आप लिखोगे कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने, सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अवशासन देने और अल्पसंख्यकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय करने पर जोर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको एक लाइन लिखनी है कि यह उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल प्रमुख उद्देश्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो इसके आगे भी इसका आंसर देख लेते हैं कि वहाँ पर आप किस तरह से इसका आंसर लिख कर आओगे। आप हेडिंग डालोगे स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य। इसमें आपको लिखना है कि प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया, जिसका अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे और अपनी सरकार और नीतियों का निर्धारण खुद करेगा। तो हेडिंग क्या डालोगे कि स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य। ठीक है, संविधान सभा के जो प्रस्ताव हैं उनके उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों पर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे लोकतंत्र और न्याय। इसमें आपको लिखना है कि प्रस्ताव में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। नेक्स्ट आपको हेडिंग डाली है अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा में लिखोगे प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा को समुचित व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे संघवाद। इसमें आपको लिखना है कि प्रस्ताव में भारत को राज्यों का एक संघ घोषित किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय रियासतें और भारत में शामिल होना चाहने वाले अन्य क्षेत्र भी शामिल होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि एक महान वैज्ञानिक, कला संरक्षक के रूप में कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। आप लिखोगे कि कृष्णदेव राय साहित्य के महान संरक्षक थे और उन्हें अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था। खुद विद्वान होने के कारण उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नामक कृति और संस्कृत में जामवंती कल्याण नामक नाटक लिखा। कहा जाता है कि वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन? कृष्णदेव राय। इसके बाद आप लिखोगे कृष्णदेव राय तुलुक वंश से ही संबंध था। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। तो इसमें ये भी आपको ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आपको और समझना है। आप लिखोगी कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक महान सम्राट थे। वे तुलुक वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय को भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? एक महान वैज्ञानिक, कला संरक्षक के रूप में कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा और देखिए। आप लिखोगे कि वे स्वयं कवि थे और कवियों के संरक्षक भी। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद नामक काव्य रचा था। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित वंशावली नामक किताब लिखी थी। वे आंध्र भोज के नाम से भी जाने जाते थे। कूटनीति में भी माहिर थी।
इसके बाद थोड़ा और देखिए, आप लिखोगे कि उनके दरबार में तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। उनके दरबार में तेनाली रामकृष्ण नाम के एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान भी थे। उन्होंने नागलपुरा शहर की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु जहर दिए जाने के बाद हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। आप लिखोगे कि मुगल कालीन कृषि इतिहास को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें साहित्यिक रचनाएं, प्रशासनिक दस्तावेज और पुरातात्विक साक्ष्य शामिल हैं, जो उस समय की कृषि पद्धतियों, फसलों और भूमि व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि मुगल कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत ये रहे। तुजुक-ए-बाबरी, बाबर की आत्मकथा, जिन्हें बाबरनामा भी कहते हैं। बाबर ने इसे चगताई तुर्की में लिखा था। हुमायूंनामा, बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसे लिखा था। तबकात-ए-अकबरी, अकबर शाही या तारीख-ए-निजामी भी कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि तारीख-ए-शेर-शाही, अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से लिखा था। अकबरनामा अकबर के वजीर अबुल फजल ने लिखा था। आईन-ए-अकबरी, अकबर के शासनकाल से जुड़े आंकड़े और शासन व्यवस्था से जुड़े नियमों का वर्णन है। मुंतखाब-उत-तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। इसके बाद आपको लिखना है कि तुजुक-ए-जहांगीरी, जहांगीर ने अपने शासनकाल का वर्णन किया था। इकबाल-नाम-ए-जहांगीरी, मोहम्मद कादी ने लिखा था। बादशाहनामा जहांगीर के युग का पहला आधिकारिक दस्तावेज था। इसके बाद आप लिखोगे कि मुगल काल में कुओं तथा नहरों के अलावा तालाब तथा झीलें भी सिंचाई के कृत्रिम साधन के रूप में प्रयोग किए जाते थे। प्रायः गांव में एकाधिक तालाब होते थे। मध्य भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दक्षिण भारत के गोलकोंडा साम्राज्य को टेवरनियर के अनेक तालाबों से युक्त बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि पाही काश्तकार किसान कौन थे। आप लिखोगे कि मुगल काल में पाही काश्तकार वे किसान थे जो किसी दूसरे गांव के रहने वाले होते थे, लेकिन अनुबंध के आधार पर दूसरे गांव की जमीन पर खेती करते थे, यानी वे अन्यवासी कृषक थे। इसके बाद आप लिखोगे कि पाही काश्त का अर्थ क्या है। आप लिखोगे पाही काश्त शब्द का मतलब है अन्यवासी कृषक। खेती का प्रकार यहाँ पर आप डालोगे ये किसान दूसरे गांव के रहने वाले होते थे, लेकिन अनुबंध पर वहाँ की जमीन पर खेती करते थे। उदाहरण, जब किसी दूर के गांव में आय की स्थिति अच्छी हो जाती है या किसी तरह की मजबूरी हो जाती है तो लोग पाही काश्त बन जाते हैं। मुगल काल में किसान, इसमें आप लिखोगे मुगल काल में किसानों को रैयत या मुजियान भी कहा जाता था। खुद काश्तकार, मुगल काल में खुद काश्त वे किसान थे जो अपने ही गांव में रहते थे और अपनी ज़मीन पर खेती करते थे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पहाड़िया कौन थे, इनके बारे में समझिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि पहाड़िया एक जनजाति और राजनीतिज्ञों के भी कई नाम पहाड़िया रहे हैं। पहाड़िया जनजाति में आप लिखोगे पहाड़िया जनजाति के लोग मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे ये राजमहल पहाड़ियों के मूल निवासी हैं। इन्हें पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड की सरकारों ने अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। इसके बाद आपको लिखना है इन्हें मालेर पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये द्रविड़ जातीय लोग हैं। इनका कद छोटा, नाक चौड़ा, कपाल धरा। आप लिखोगे कि कपाल धया, रंग हल्का भूरा और बाल घने एवं लहरदार होते हैं। ये एक लड़ाकू कबीले के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा और बताना है कि पहाड़िया नाम के राजनीतिक जगन्नाथ पहाड़िया एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के राज्यपाल और बिहार के राज्यपाल रहे।
वे 19 मई 2021 को कोविड-19 से मृत्यु हो गई। वे 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। वे प्रदेश के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है कि जोधारों की शक्तियाँ जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावित थीं, दिखाइए। आप लिखोगे कि जोतदारों की शक्ति जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी होने के कई कारण थे। और वे कारण कौन से थे? आप लिखोगे कि जिनमें औपनिवेशिक शासन द्वारा जमींदारी व्यवस्था को कमजोर करना, जोतदारों को कृषक उत्पादन में वृद्धि करना, संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना और जमींदारों की राजस्व अदायगी में असफलता शामिल है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, और इसमें आप लिखोगे कि ब्रिटिश शासन ने जमींदारी व्यवस्था को कमजोर किया, जिससे जमींदारों की शक्ति कम हुई। कृषक उत्पादन में वृद्धि में आप लिखोगे जोतदारों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए और समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। संगठित होकर संघर्ष, जोतदारों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। नेक्स्ट आप लिखोगे राजस्व अदायगी में जमींदारों की असफलता में लिखोगे जमींदारों को तय समय पर राजस्व की राशि नहीं देने के कारण उनकी जमीनें नीलाम हो जाती थी, जिन्हें अक्सर जोतदार खरीद लेते थे। जमींदारों की कमजोर स्थिति में आप लिखोगे जमींदार किसानों से भू राजस्व वसूलते थे, लेकिन उन्हें औपनिवेशिक सरकार को एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी, जिससे उनके पास सीमित संसाधन थे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण का वर्णन कीजिए। आप लिखोगे कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रभावी नेतृत्व की कमी, सीमित संसाधन, विद्रोह के बीच आपसी सहयोग की कमी प्रमुख थी। हेडिंग आपको डालनी है प्रभावी नेतृत्व का अभाव। आप लिखोगे विद्रोह में नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। विद्रोहियों के बीच एक प्रभावी नेता का अभाव था, जिससे एक यूनिफाइड योजना और विचारधारा का अभाव था। नेक्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पर डालनी है सीमित संसाधन। इसमें आप लिखोगे कि विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम संसाधन थे, जैसे कि हथियार, धन और संचार के साधन। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, रेलवे, डाक और टेलीग्राफ जैसे उन्नत संचार और नेटवर्क थे। इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में आप लिखोगे कि विद्रोहियों के बीच आपसी सहयोग की कमी। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था और बड़ी रियासतें दक्षिण प्रांत और मध्य वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए। कुछ शासक और जमींदार ब्रिटिश शासन की शक्ति से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि विद्रोह की योजना और संगठन का अभाव। इसमें आपको लिखना है विद्रोह निर्धारित तिथि से पहले शुरू हो गया, जिससे ये असफल हो गया। विद्रोह की योजना नहीं बनाई गई थी और इसे संगठित नहीं किया गया था। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति में आप लिखोगे कि अंग्रेजों के पास एक मजबूत और अनुभवी सेना थी, जो विद्रोह को दबाने में सक्षम थी। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि अंग्रेजी सैनिकों के पास बेहतर हथियार थे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का नमक कानून कब और किसने तोड़ा। आप लिखोगे कि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के दौरान ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को नमक बनाकर प्रतीकात्मक रूप से तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए 240 मील की पैदल यात्रा शुरू की। नमक कानून में आप लिखो ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार कर रखा था और आम लोगों को नमक बनाने से रोक दिया था। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है प्रतीकात्मक विरोध। इसमें आप लिखोगे दांडी तट पर पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप लोगों ने सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन
उसके आगे जो दिया गया है वो आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अहिंसक विरोध। इसमें आप लिखोगे इस आंदोलन में लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया और अन्य तरीकों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया। आंदोलन का प्रभाव में आपको 2 लाइनें लिख देनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 1857 के संघर्ष का स्वरूप क्या था, वर्णन कीजिए। आप लिखोगे कि 1857 का संघर्ष, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों ने मिलकर भूमिका निभाई। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है सामाजिक और धार्मिक कारण। इसमें आप लिखोगी कि अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में दखल देना शुरू कर दिया था, जिससे कि सती प्रथा को समाप्त करना और ईसाई मिशनरियों को धर्म परिवर्तन के लिए अनुमति देना। 1850 के धार्मिक अधिनियम ने पारंपरिक हिंदू कानून में भी बदलाव किया था। तो सामाजिक और धार्मिक कारण हेडिंग डालने के बाद आपको ये करना है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि ब्रिटिश शासन की वजह से गांवों की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई थी और कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था, जिससे किसानों पर बोझ पड़ा था। मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद को अपनाने से गैर औद्योगिकरण हुआ और धन का निकास हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। इसके बाद सैन्य कारण हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे सिपाहियों की सेवा की स्थिति पर बुरा असर पड़ा था। उन्हें अपने घरों से दूर इलाकों में सेवा करने के लिए कहा जाता था, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त भत्ते नहीं मिलते थे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के तहत ज़रूरत पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार करना भी और जो दिया गया था वो आपको लिखना है। राजनीतिक कारण में आप लिखो ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति ने भी विद्रोह को जन्म दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है विद्रोह का प्रसार। इसमें आप लिखोगे 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। यह विद्रोह जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया और कई भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। प्रमुख नेताओं में मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह शामिल थे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे विद्रोह का प्रसार में कि 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इस तरह से आप लिखोगे।